गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में व्यावसायिक सेवाओं का चैप्टर BST में हमारा चल रहा था, जिसमें हमने विविध प्रकार की सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया था। जैसे हमने अपने वाणिज्यिक बैंकों के बारे में, फिर ई-बैंकिंग के बारे में जानकारी हासिल की और हमारा टॉपिक चल रहा था। उसके बाद में इंश्योरेंस यानी बीमा के बारे में हम जानकारी अपने लास्ट लेक्चर में ले रहे थे। हमने बीमा क्या होता है, बीमा के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं, उनके बारे में पूरी हासिल कर ली थी जानकारी। और हम पढ़ रहे थे बीमा के प्रकार, जिसमें हमने शुरू किया था अपना सबसे पहले जीवन बीमा। जीवन बीमा के बारे में मैंने आपको भी बहुत सारी बातें लास्ट लेक्चर में बताई कि व्यक्ति का जीवन जो होता है वो अनिश्चित होता है, उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है या कुछ और भी बातें होती हैं जिससे उसका जीवन अनिश्चितता के वातावरण में होता है। जैसे बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो उसकी आय की क्षमता कम हो जाती है, तो उसे अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके आश्रितों को उसकी ज़रूरत होती है। तो जीवन बीमा पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर आपकी क्षति की पूर्ति तो नहीं की जा सकती व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, लेकिन आने वाले समय में उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता, भविष्य के अंदर आय का स्रोत तथा ये सब चीज़ें उसे प्राप्त होती है, जिससे वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। साथ ही साथ जीवन बीमा पॉलिसी के अंदर एक निवेश का एक महत्वपूर्ण तत्व भी पाया जाता है कि यहाँ पर जो भी पैसा प्रीमियम में चुकाया जाता है वो किसी न किसी रूप में आपको निश्चित तौर पर आपको या आपके निर्धारित उत्तराधिकारी व्यक्ति को अवश्य रूप से प्राप्त होता है। बीमा पर, जीवन बीमा पर भी सभी सिद्धांत, साधारण सिद्धांत जो होते हैं वो लागू होते हैं। जीवन बीमा का जो अनुबंध किया जाता है एक बीमाकार और बीमाकर्ता के बीच में, वो उसके अंदर निम्नलिखित तत्वों का होना नित्यांत आवश्यक है। सबसे पहला तत्व होता है कि जैसे कि कोई भी अनुबंध करने के लिए वैध अनुबंध के सभी लक्षण, जैसे प्रस्ताव का रखना, उसकी स्वतंत्र स्वीकृति होना, अनुबंध करने की क्षमता होना, प्रतिफल का होना, वैध उद्देश्य का होना, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार जिन जीवन बीमा आप कराते हैं बीमा कंपनी से, तो बीमा कंपनी और आपके मध्य भी एक प्रस्ताव रखना और प्रस्ताव को स्वीकारती संबंधित सारे लक्षण जो एक वैध अनुबंध में होते हैं वो होना ज़रूरी होता है। दूसरा तत्व होता है वो होता है कि बीमा का जो अनुबंध किया जाता है उसमें पूर्ण सद्विश्वास का, जैसा कि सिद्धांत बताया कि पूर्ण सद्विश्वास होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही पक्षकारों को अपने संबंध में जो भी जितनी भी जानकारियाँ हैं जो उनके अनुबंध पर कुछ प्रभाव डाल सकती है उसको उजागर कर देना चाहिए। बीमाकार नहीं भी मांगता है तब भी चाहिए कि आपको अपने बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में कोई भी चीज़ उनसे ना छुपाएं, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया तो दूसरे पक्षकार को उस अनुबंध को भंग करने की परमिशन मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में पूर्ण सद्विश्वास के साथ ऐसा माना जाता है कि दोनों ने सभी तत्व हैं वो उजागर कर दिए होंगे। तीसरा है कि बीमा अनुबंध के अंदर बीमित के जीवन में बीमाकृत का बीमा योगित होना जरूरी होता है। आपको ये सिद्धांत भी बीमा योगित का बताया था कि बिना बीमा योग्य हित के बीमा अनुबंध निरस्त हो जाता है। इसलिए बीमा कराते समय जीवन बीमा में बीमा योग्य हित होना आवश्यक है, भले ही उसकी परिपक्वता हो या न हो। जैसे एक व्यक्ति का अपने जीवन में उसके प्रत्येक भाग में बीमा योग्य हित होता है, इसी प्रकार एक ऋणदाता के अपने ऋणी में, तो किसी और नाटक कंपनी के जो व्यक्ति होते हैं उसके अभिनेता में, क्योंकि उसकी मृत्यु से उसे आर्थिक हानि हो सकती है, तो इसे बोलते हैं बीमा योग्यता का होना आवश्यक होता है। फिर आता है कि जीवन बीमा अनुबंध जो होता है वह क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं है, क्योंकि किसी भी मनुष्य की मृत्यु की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन एक निश्चित धनराशि का भुगतान अवश्य रूप से किया जाता है। मैंने पहले भी बताया है कि जीवन बीमा पॉलिसी जो होती है वो एक निवेश तत्व उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पाया जाता है कि जो भी पैसा हम प्रीमियम में छोटे छोटे रूप में दे रहे हैं, चाहे वो मासिक है, अर्धमासिक है या वार्षिक है, वह सभी पैसा एक कुमुलेटिव इकट्ठा होकर उस पर जो बोनस और इंश्योरेंस के जो इंटरेस्ट होते हैं वो सब मिलाकर आपको निश्चित अवधि समाप्त होने के पश्चात राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो जीवन बीमा के अंदर पैसों का निवेश है जिसे आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। घटना की घटित हो जाती है तो उसे पहले ही मिल जाते हैं, और घटना की घटित नहीं होती है तो आपको या आपके द्वारा आदेशित व्यक्ति को बीमा कंपनी द्वारा वह राशि क्या कर दी जाती है, भुगतान कर दी जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं कहा जाता, क्योंकि मृत्यु होगी तो पैसा मिलेगा, और मृत्यु का तो कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है कि कोई इंसान को तो लाके नहीं दे सकते ना आप, और न इंसान को बना सकते हैं, तो क्षतिपूर्ति नहीं है। लेकिन हाँ, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, पैसों के रिफंड की पूरी जिम्मेदारी इसके अंदर होती है। इसलिए प्रसिद्ध
क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बीमाकार और बीमाकृत के बीच एक लिखित में अनुबंध होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीमा पॉलिसी कहते हैं। यहाँ पर बीमाकृत प्रस्ताव द्वारा प्रस्तावना फॉर्म भरने तथा बीमाकार यानी बीमा कंपनी इसे और प्रीमियम को स्वीकार कर लेने के पश्चात ये पॉलिसी उसको जारी कर दी। यानी जो बीमा करवाना चाहता है वो प्रस्ताव फॉर्म के रूप में भरता है, बीमा कंपनी प्रीमियम तय करती है और उसको स्वीकार कर लेती है। तो जैसे ही ये स्वीकृत हो जाता है तो अब एक बीमा पॉलिसी के रूप में एक लिखित प्रलेख जारी कर देती है जिसे कि हम पॉलिसी कहते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति बीमा कराता है, कहते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, तो उनकी जैसी आवश्यकता होती है तो हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम LIC कहते हैं, और अन्य कई आजकल प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां हैं जो क्षेत्र में अपनी सेवाएं देती है, मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उन्होंने कई प्रकार की बीमा पॉलिसीज़ को यहाँ पर आम बाज़ार में उपलब्ध कराया है। आवश्यकताएं मनुष्य की पारिवारिक, बच्चों से संबंधित, बूढ़ा होने पर आय से संबंधित कोई विशिष्ट हो सकती है, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार अपनी कोई भी पॉलिसी का चुनाव कर सकता है। बीमाकार ने इन आवश्यकताओं को ध्यान में जो पॉलिसीज़ निकाली उसमें जैसे आजीवन बीमा पॉलिसी, बंदोबस्ती जीवन पॉलिसी, बच्चों की बीमा योजनाएँ और वार्षिक वित्तीय योजनाएँ, बहुत सारी ऐसी योजनाएँ बीमा पॉलिसीज़ के रूप में निकाली है जिसे बीमा कराने वाला व्यक्ति क्रय कर सकता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले आजीवन बीमा पॉलिसी के बारे में। ये जीवन बीमा पॉलिसी में बीमा राशि बीमाकृत को बीमा कराए गए व्यक्ति की मृत्यु से पहले नहीं मिलती है। इसके पश्चात राशि केवल उसके लाभार्थी या मृतक के उत्तराधिकारी, जैसा कि बीमा कराने वाला व्यक्ति आदेश देके जाता है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा उत्तराधिकारी या उसकी पत्नी है या उसके बच्चे हैं या उसका और कोई है, उस व्यक्ति को वे राशि भुगतान कर दी जाती है। मतलब आजीवन में बीमा कराने वाले व्यक्ति को इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता, उसके पश्चात उसके उत्तराधिकारी जो आर्थिक रूप से उसको सहायता मिलती है। प्रीमियम का भुगतान निश्चित अवधि तय की जाती है, सामान्यतः ये 20 से 30 अवधि की होती हैं। इसमें बीमा पूरे जीवन काल के लिए कराया जाता है। प्रीमियम का भुगतान जो निर्धारित अवधि होती है उसके अंदर किया जाता है, तो पॉलिसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु तक चलती रहती है। यानी एक निश्चित प्रीमियम तय कर दी जाती है और वो प्रीमियम आप चुकाते रहते हैं। पैसा तो आपको मिलना नहीं है क्योंकि आपकी मृत्यु के पश्चात आपके आश्रितों को ही दिया जाता है। दूसरी होती है बंदोबस्ती जीवन बीमा पॉलिसी। इस प्रकार की पॉलिसी में जो बीमा कंपनी है बीमाकृत को एक निश्चित राशि एक निश्चित उम्र में पाने और उसकी मृत्यु पर जो भी पहले हो जाती है देने का वचन देती है। ये सबसे प्रचलित हमारी बीमा पॉलिसी होती है। इसमें क्या होता है, आप जब बीमा कराते हैं तो आपको एक निश्चित धनराशि जो है एक निश्चित उम्र हो जाती है, या तो आपकी तब दे देगी या उससे पहले आपकी मृत्यु हो जाती है, तो दोनों में से जो काम पहले होता है उसका पेमेंट उस टाइम कर दिया जाता है। यदि बीमाकृत की मृत्यु बीमा राशि उसके विधि सम्मत उत्तराधिकारी को, अगर मान लो मृत्यु हो जाती है तो उसके विधि सम्मत उसके जो नॉमिनेशन किया हुआ होता है मनोनीत व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। और मान लीजिए अगर वह नहीं मरता है तो बीमाकृत को एक निश्चित राशि की अवधि समाप्त होने पर, निश्चित आयु प्राप्त करने पर दे दी जाती है। अतः बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी सीमित वर्षों में ही परिपक्व हो जाती है। इसकी आयु इतनी नहीं होती जैसे कि हमारी पहली थी जिसके अंदर आजीवन बीमा पॉलिसी में 20-30 वर्ष लगते थे। फिर होती है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। संयुक्त पॉलिसी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भुगतान 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा ली जाती है। प्रीमियम का भुगतान भी वे मिलकर करते हैं। फिर उनमें से कोई भी एक भी कर सकता है। जो किस्तों हैं वह एक मुश्त भी दी जा सकती है, किस्तों में भी दी जा सकती है। बीमा राशि है पॉलिसी में लिखित राशि का भुगतान उनमें में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर अन्य बचे हुए व्यक्ति को या व्यक्तियों को जो उत्तराधिकारी बनाए गए हैं उनको किया जाता है। साधारणतः ये पॉलिसी पत्नी पत्नी मिलकर या फर्म के 2 साझेदार मिलकर इस तरह की जॉइंट पॉलिसी लेते हैं और राशि का भुगतान भी मिलकर करते हैं, जिसकी राशि का भुगतान किसी एक व्यक्ति की मृत्यु दूसरे व्यक्ति को कर दिया जाता है। यानी पति की मृत्यु पर पत्नी को, पत्नी की मृत्यु पर पति को, साझेदार पार्टनर एक मर जाता है तो दूसरे को कर दिया जाता है। अगली पॉलिसी जो उसका नाम है उसका वार्षिक वृत्ति पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर बीमित राशि तथा पॉलिसी की राशि एक आयु की प्राप्ति पर त्रैमासिक, मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक किस्तों में भुगतान की जाती है। प्रीमियम की राशि किस्तों में अथवा एक मुश्त दी जा सकती है। इन लोगों के लिए उपयुक्त रहती है जो एक निश्चित आयु की प्राप्ति के पश्चात नियमन आय चाहते हैं कि भाई हमें एनुअली हमको कुछ रिटर्न के रूप में जैसे सैलरी मिलती है वैसा मिलता जाए तो हमारा जीवन आसान से कट जाए, उन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई गई है।
एक और पॉलिसी होती है जिसका नाम होता है बच्चों की बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। इस पॉलिसी में लोग अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी के खर्चे, उनके हायर एजुकेशन के लिए इस तरीके के खर्चे लेते हैं। अनुबंध के अनुसार बीमाकार अपनी निर्धारित आयु में निश्चित राशि का भुगतान करता है। प्रीमियम की राशि अनुबंध वाले व्यक्ति को दे दी जाती है। इस पॉलिसी की परिपक्व यानी मैच्योर होने पर अगर उससे पहले मृत्यु हो जाती है तो उसे कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता है। तो ये थे हमारी डिफरेंट टाइप की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के प्रकार जो हमने आज डिस्कस किए।